में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर क्रैश में रईसी समेत सभी लोगों की मौत हो गई है। रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में मौजूद थे विदेश मंत्री। हादसे में पूरी तरह से तबाह हुआ है हेलीकॉप्टर। तो खराब मौसम बनी है हादसे की वजह। ये अहम जानकारी इस वक्त की भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ी हुई इस हादसे में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर क्रैश में रईसी समेत सभी लोगों की मौत हो गई है। रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में मौजूद थे विदेश मंत्री। तो वहीं कुछ और ऑफिशियल्स भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। खराब मौसम बनी है हादसे की वजह। अभी शुरुआती जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है। वहीं देखिए अहम तस्वीरें भी सामने निकल कर आई हैं जो भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। लगभग 17 घंटे से ज्यादा का वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी था। फिर हेलीकॉप्टर की लोकेशन ट्रैक करते हुए रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची और ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि इस हादसे में ईरानी राष्ट्रपति की मौत हो गई है। तो रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। रेड क्रिसेंट रेस्क्यू टीम ने जारी की है नई तस्वीर। हेलीकॉप्टर के मलबे की तस्वीर साझा की गई है। तो टीम ने ड्रोन के जरिए निकाली है ताजा तस्वीरें। ये जानकारी रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ी हुई सामने निकल कर आ रही है और ये तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। हेलीकॉप्टर किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, वहीं ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि राष्ट्रपति रईसी समेत सभी लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में। आप देख सकते हैं किस तरह से रेस्क्यू टीम वहां पर रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई थी और अब रेड क्रिसेंट की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है। हेलीकॉप्टर को लेकर यह वीडियो जारी किया गया है। किस तरह से हेलीकॉप्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त वहां पर देखा गया। यह वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर यह सामने इस वक्त की निकल कर आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है। कौन है इब्राहिम रईसी, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। विस्तार से जानकारी के साथ मेरी सहयोगी याना हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। याना, क्या ऑफिशियल्स की तरफ से अनाउंसमेंट हो गई है इब्राहिम रईसी और साथ ही जो हेलीकॉप्टर में मौजूद लोग थे विदेश मंत्री के साथ ही उनकी डेथ की क्या जानकारी? स्वाति, बहुत ही अफसोसनाक खबर है ये। और इस खबर में जो नाम सामने आए हैं जिन्होंने शहादत हासिल की इस हेलीकॉप्टर क्रैश में, वो लोग थे ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के अलावा फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन, ईस्ट अजरबैजान के गवर्नर मलिक रहमती, आयातुल्ला मोहम्मद अली अल हाशिम जो कि ईरानियन सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव थे फॉर ईस्ट अजरबैजान। तो ये सारे लोग जो हैं इस हेलीकॉप्टर में फौत हो गए और ये बहुत अफसोसनाक बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो घटना घटी है ये मौसम की वजह से घटी है। मगर यहाँ पर साजिशें भी नज़र आ रही हैं। कॉन्स्पिरेसी थियरीज बहुत सारी स्पेकुलेट हो रही हैं इस वक्त ईरानियन मीडिया में। कहा जा रहा है कि अगर वेदर की ही बात होती तो 3 हेलीकॉप्टर्स उड़े थे एक साथ इस कॉन्वॉय में। तो कैसे ये मुमकिन हो गया कि एक ही हेलीकॉप्टर डिविएट होके अजरबैजान की तरफ निकल गया और फिर वहां पर क्रैश हो गया जाकर। तो ये तो एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है। और कहा जा रहा है कि इसमें इजराइल और अमेरिका की साजिश है कि जो हेलीकॉप्टर की जो सिस्टम्स है उसमें हैक किया गया और इस तरह से इसको क्रैश कर दिया गया रिमोटली। तो एक तो ये साजिश है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि खमेनी के जो बेटे हैं उन पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि वो नेक्स्ट इन लाइन बनना चाहते थे, तो इसीलिए इब्राहिम रईसी को रास्ते से हटा दिया। तो बहुत सारे ऐसी मुस्लिम वर्ल्ड में भी बहुत सारी स्पेकुलेशंस हो रही हैं इस क्रैश को लेकर। बिल्कुल, इस क्रैश को लेकर लगातार तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजनीति भी तेज नजर आ रही है। लेकिन देखिए ये बड़ी जानकारी जिस तरह की मेरी सहयोगी ने दी याना ने कि इस हादसे में एक दुखद खबर, राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है, विदेश मंत्री की भी मौत हो गई है और कुछ ऑफिशियल्स भी इसमें मारे गए हैं। हम याना ये भी समझने की कोशिश करेंगे, अगर कल के घटनाक्रम के बारे में बात की जाए तो 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने संपर्क साधने की कोशिश की थी।
उनके बारे में कोई जानकारी सामने निकल कर आ रही है क्या, या फिर हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई है? क्योंकि अगर वेदर की बात की जाए तो वो भी अनुकूल नहीं था, एवलांच भी आ रहा था और साथ ही साथ मौसम लगातार वहां का खराब बना हुआ था। क्या कुछ कहा गया है? स्वाति, वहां पर मौसम कुछ ऐसा था कि रेन भी हो रहा था, बारिश भी हो रही थी, साथ ही साथ बर्फबारी भी हो रही थी, साथ ही साथ फॉग भी था, यानी कि धुंध। तो इस वेदर में वो क्रैश हुआ है और 93 रेस्क्यू टीम्स निकल पड़ी थी हेलीकॉप्टर को ढूंढने के लिए, लेकिन 93 में से रेड क्रेसेंट की एक ही टीम थी जो क्रैश साइट पे फाइनली पहुंच गई और हेलीकॉप्टर को ढूंढ लिया। और उन्होंने पहला बयान ये दिया कि यहाँ पर मुमकिन ही नहीं है कि कोई बचा होगा, यानी कि जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं, ऐसा क्रैश था। तो जाहिर बात है कि देर आर नो सर्वाइवर्स, यानी कि क्रैश में जो भी हेलीकॉप्टर में मौजूद था वो शहीद हो गया। बिल्कुल, देखिए दुखद खबर सामने निकल कर आ रही है और जिस बात को रेस किया याना ने कि 3 हेलीकॉप्टर थे, इस पूरे काफिले में 2 हेलीकॉप्टर सलामत निकल गए, लेकिन जो एक हेलीकॉप्टर था जिसमें ईरान के राष्ट्रपति मौजूद थे, उसी हेलीकॉप्टर को आखिर क्यों क्रैश हुआ है, इसको लेकर भी अब लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन इस बीच देखिए ईरान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से भी आपात मीटिंग बुलाई गई। वही इस दुर्घटना से जुड़ी हुई अहम तस्वीरें जो हैं, 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। यहां पर क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर, अजरबैजान का जो ये इलाका बताया जा रहा है। साथ ही घटनास्थल की 3D तस्वीर भी सामने निकल कर आ रही है। घटनास्थल की तरफ जाती हुई टीम भी नजर आई, रूस ने भी सहायता भेजी, रूस और तुर्की की तरफ से मदद भेजी गई। मौसम विभाग में मौसम खराब होने की वजह से दिक्कतें भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में देखने को मिली। वहीं इब्राहिम रईसी का ये आखिरी वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पर वो इस हेलीकॉप्टर में मौजूद नजर आ रहे हैं और इस हेलीकॉप्टर में ये वीडियो शूट होने के कुछ देर बाद इस हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो जाता है। अजरबैजान में एक समारोह में लौटने के बाद ये हादसा होता है। याना अजरबैजान जिसको लेकर चर्चा काफी तेज, ये लोकेशन इस वजह से भी चर्चा का केंद्र बनी हुई है कि अजरबैजान और इजराइल के साथ काफी इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन है और इजराइल और ईरान के जो रिश्ते हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। और यही वजह है कि कुछ यहां पर सिक्योरिटी थ्रेट और कुछ लीक हुई है, कुछ गोपनीय सूचनाएं, और अजरबैजान का क्या इसमें हाथ बताया जा रहा है? किस तरह की चर्चा ये है स्वाति, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अज़रबैजान एक कंट्री है और ईस्ट अज़रबैजान जो है वो एक प्रोविंस है ईरान के अंदर। तो दरअसल बात ये है कि इब्राहिम रईसी नॉर्थ वेस्ट और नॉर्दर्न ईरान के फार फ्लंग विलेजेस में दौरे पे निकले थे। तो वो जो है अज़रबैजान की तरफ जाने लगा हेलीकॉप्टर, और जो हेलीकॉप्टर उनका क्रैश हुआ वो ईस्ट अज़रबैजान प्रोविंस में हुआ जो कि ईरान का हिस्सा है। और ये तबरेज़ नाम का एक शहर है नॉर्थ वेस्टर्न ईरान में, और वहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी तवेल गांव है, वहाँ पर क्रैश हुआ है। वहाँ की जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी इलाका, वहाँ पर क्रैश हुआ है। तो ये समझने की जरूरत है कि अज़रबैजान कंट्री में नहीं बल्कि अज़रबैजान प्रोविंस जो ईरान का है वहाँ पर ये क्रैश हुआ है। और ये बात भी सही है कि और ये जो प्रोविंस है, ये इसका जो बॉर्डर है ये अज़रबैजान कंट्री के साथ मिलता है जी। तो जाहिर बात है कि इसीलिए अज़रबैजान चर्चा में आ गया, क्योंकि गहरे संबंध हैं इजराइल के साथ, गहरे रिश्ते हैं अज़रबैजान के। और इजराइल बहुत वक्त से आवाज उठा रहा है कि नॉर्दर्न इजराइल में जो मिसाइल्स गिराए गए वो हिजबुल्लाह के द्वारा गिराए गए थे और हिजबुल्लाह की बैकिंग ईरान ने की थी। लेकिन जो दुनिया जो है इस बात को बार बार इग्नोर कर रही थी मुसलसल। तो इसलिए ऐसा भी महसूस होता है कि इजराइल ने अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, मतलब बदला लेने के लिए ये कदम उठाया होगा। लेकिन ईरानियन इंटेलिजेंस इसको डिनाई कर जांच का विषय है और इस पर आगे जांच भी होगी। हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़ गए, याना उनका भी रुख कर लेते हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर बहुत स्वागत करूंगी मैं आपका भारत एक्सप्रेस में। मेजर मोहम्मद अली शाह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए। सर मैं आपका भी बहुत स्वागत करूंगी। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी का हम रुख करेंगे कि सर जिस तरह से पूरा हादसा हुआ, अब खबर सामने निकल कर आ रही है कि इस हादसे में दुखद खबर
ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, उनकी मौत हो गई है। साथ में जो विदेश मंत्री थे उनकी भी मौत हो गई है। जो लोग भी इसमें सवार थे उनकी मौत हो गई है। लेकिन ये जो दुर्घटना हुई है इससे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। याना ने जिक्र किया और जिस तरह से हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, 3 हेलीकॉप्टर चल रहे थे उस काफिले में, और ये राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर पर ही आखिर इस तरह की जानकारी क्यों सामने आ रही है? आखिर राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार क्यों हुआ? जी हाँ, इसमें स्वाति अब एंगल अलग अलग तरह से उठ रहे हैं। एंगल ऐसा भी आ रहा है कि जैसे मैं पायलट की तरफ से अगर देखा जाए तो हो सकता है यांत्रिकी यानी मैकेनिकल फेलियर हो। हाँ। खराब मौसम भी जिम्मेवार हो सकता है। पायलट एरर भी एक एंगल बनता है। लेकिन अब बहुत बड़ा एंगल सोशल मीडिया में, खास तौर से पश्चिमी सोशल मीडिया में या ईरान के अंदर जो सोशल मीडिया है, इस तरह की बातें उठ रही हैं कि क्या ये एक जानबूझकर किया गया हरकत था, या तो मोसाद के द्वारा, या ईरान के अंदर ही जो विद्रोही एलिमेंट्स हैं उन्होंने किया। कुछ ईरानियन सोशल मीडिया ऐसा भी दावा कर रही हैं कि शायद ईरान के अंदर ही जो पावर स्ट्रगल है, जिसमें कि कुछ लोग चाहते थे कि अब ये सब अटकलें हैं। कुछ लोग चाहते थे कि तो अब काफी एंगल उठ रहे हैं। लेकिन मैं ऐसे पायलट बताना चाहता हूं कि ऐसे जब भी एक्सीडेंट होते हैं उसमें 60% जिम्मेवारी जो है आमतौर पे वेदर की होती है। मौसम खराब था, हम देख रहे हैं धुंध है, बारिश है, बादल है। हम भूल नहीं सकते जनरल बिपिन रावत वाला हादसा जो कि ऊटी के पास हुआ था। हमारे सीडीएस जब वहां जा रहे थे तो एकदम ऐसा ही मौसम था, बादल थे, धुंध था, बारिश था, और पायलट की जजमेंटल एरर थोड़ी हो गई। अभी फिलहाल लग तो ऐसा ही रहा है कि शायद ये हादसा मौसम की वजह से ही हुआ। हाँ, ये कहना दुरुस्त है कि बाकी दोनों हेलीकॉप्टर, जिसमें कि एक में उनके ऊर्जा मंत्री जा रहे थे, एक में उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जा रहे थे, वो कैसे वापस आ गए। तो ये खराब वैसे मौसम में हेलीकॉप्टर के इंस्ट्रूमेंट्स को इंटरप्रेट करते हुए कोई भी पायलट आगे बढ़ता है, जजमेंट करता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि खराब मौसम में यानी IFR इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग कंडीशंस में कैसे फ्लाई करे। तो मेरा ये मानना है कि अभी तक तो यही है कि 3 में से जो 2 हेलीकॉप्टर आ गए वो खुशनसीब थे। पायलट का जो जजमेंट था सही था, और ये वाला हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अभी तक सब आंकलन ये है कि सबसे बड़ा कारण या तो मौसम है या यांत्रिकी खराबी हो सकती है, या बिल्कुल इन तमाम पहलुओं पर मुझे लगता है सर आगे जांच होगी। मेरी सहयोगी याना कोई सवाल करना चाहती हैं? याना? जी स्वाति, थैंक यू सो मच। मेजर मोहम्मद अली शाह से मैं सवाल लेना चाहती हूँ। मेजर साहब, ये बताइए कि चाइना का क्या आपको इसमें हाथ नजर आ रहा है? कोई साजिश हो सकती है चाइना की तरफ से? हालांकि चाइना से सहानुभूति आई है, कंडोलेंस मैसेजेस आए हैं, लेकिन ये बात भी दुनिया को पता है कि जब आईमैक साइन हुआ था तो तब हमास ने इजराइल पे अटैक कर दिया, तो आईमैक रद्द हो गया एक तरह से, मतलब उसका काम रुक गया। अब वही उसी तरह से अब नया MOU साइन हुआ था चाबहार पोर्ट को लेकर। अब वहाँ भी जैसे ही वो MOU साइन हुआ, इस तरह की घटना, तो क्या चाइना का हाथ हो सकता है? क्योंकि इकोनॉमिकली चाइना नहीं चाहता कि इंडिया एडवांस करे। कि देवनाथ जी, चाइना का कितना हाथ लग रहा है आपको इस साजिश में? याना जी, ये समझना पड़ेगा कि फिलहाल चीन जो है पूरी तरह से ईरान के सपोर्ट में खड़ा है जब से हमास और इजराइल का युद्ध चालू हुआ है। अगर आप देखें बैकग्राउंड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, तो हमास और इजराइल के युद्ध में ईरान जो है वह एकमात्र मुस्लिम कंट्री था या पश्चिम एशिया का अरब कंट्री था जो कि हमास की तरफ सपोर्ट दे रहा था। हिजबुल्लाह मान ले, हुती मान ले। तो फिलहाल मेरा आकलन ये है कि चाइना इस बैलेंस को बिगाड़ना नहीं चाहेगा। चाइना चाहेगा कि ईरान देवनाथ जी, ईरान जो है वो इंडिया के साथ भी तो अच्छे संबंध बनाए रखा था, तो क्या इस चीज से चाइना को दिक्कत नहीं हो रही होगी? हाँ याना जी, ये आपका जो आकलन है उसमें कुछ तो एंगल है, लेकिन फिलहाल जो चाबार पोर्ट का एंगल है, देखिए ईरान में जितने डिसीजंस बनते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसीजन बनते हैं। उसमें आयतुल्लाह ख़ामेनी का
विदेश जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, सबका ये आकलन है कि जहां तक विदेशी संबंधों का सवाल है, यानी ईरान और भारत का संबंध है, या चाबहार में ईरान ने दोस्ती जो दिखाई भारत के प्रति और एक एमओयू साइन किया, इसमें डायरेक्ट हैंड रईसी का कंट्रीब्यूशन बहुत थोड़ा सा ही रहा होगा। जो पूरा वरद हस्त था, यानी आशीर्वाद है, वो अयतुल्ला खमेनी की तरफ से ही आया होगा। तो बिल्कुल, देखिए देवनाथ जी, देखिए राजनीतिक साजिश है या फिर मौसम को लेकर ये हादसा हुआ है, ये जांच का विषय है और इस पर जांच होगी भी। सर, क्या पॉसिबिलिटी और क्या लगता है कौन होगा ईरान का अगला राष्ट्रपति? जी, ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके हिसाब से ये तय है कि अगर राष्ट्रपति को कुछ हो जाए तो जो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको ऑटोमेटिकली वहां पर चुना जाता है। तो फिलहाल जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो है मोहम्मद मुकबर, तो वो स्टॉप गैप राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे। ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि 50 दिन के अंदर उसके बाद ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं और जो कार्यभारक, जैसे अभी मोहम्मद मुकबर बन जाएंगे, ये अपनी जो अलग अलग शीर्ष जुडिशरी है उनके साथ कंसल्ट करके 50 दिन के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ईरान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन तंत्र है, वो थोड़ा सुनियोजित और ऑर्गेनाइज है और वो चलता रहेगा, क्योंकि जो सुप्रीम लीडर हैं खमेनी, उनका वरद हस्त है फिलहाल इसी दिशा में कि एक, इजराइल के विरुद्ध जो कार्रवाई है वो चलती रहेगी, दो, ईरान जो अपना न्यूक्लियर पावर बनाने की कोशिश कर रहा है, पावर जनरेशन के लिए, पीसफुल पर्पस के लिए वो चलता रहेगा, और तीसरा कि ईरान की दोस्ती जिन जिन मुल्कों के साथ है, जैसे कि रूस है, चीन है, भारत है, हम सब के साथ ईरान की दोस्ती मजबूती से चलती रहेगी। तो उनके विदेश नीति में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, उसके अंदर ईरान की जो इंटरनल राजनीतिक स्थिति है, टर्मोइल, उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा धड़ा ऐसा है जो कि इस बहुत ही धार्मिक विचारधारा वाले शासन तंत्र को पसंद नहीं करता। जी बिल्कुल, देखिए धार्मिक विचारधारा वाले शासन तंत्र को ये धड़ा पसंद नहीं करता। याना, क्या लगता है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ बदलाव हमें आने वाले वक्त में ईरान में देखने को मिलेंगे? स्वाति, जिस तरह की सूरत हाल ईरान में इस वक्त है, ज़्यादातर हम यही देख रहे हैं कि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो रास्तों पे उतर आए हैं। पूरी रात भर जिस तरह से इब्राहिम रईसी की सलामती की दुआएं मांग रहे थे, इससे तो यही लगता है कि ओवरऑल ईरानियन जो सिटीजन्स हैं, ज़्यादा करके वो इससे उनको बहुत ठेस पहुंची है इब्राहिम रईसी के गुजर जाने से। लेकिन कुछ तबके ईरान में ऐसे भी है जहां पर फायरवर्क्स हो रही हैं, सेलिब्रेशंस हो रही हैं, क्योंकि कुछ तबके ईरान में ऐसे हैं जो एक तरह का रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं अगेंस्ट द इस्लामिक रेजीम, क्योंकि ईरान में बहुत ही स्ट्रिक्ट इस्लामिक कोड ऑफ लॉ अप्लाई होता है, इम्प्लीमेंट होता है। तो उसके खिलाफ जो तंजीमें हैं वो एक तरह से खुशियाँ मना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये एक तरह से हमारी जीत है। तो इस तरह की सूरत हाल में कहना बहुत मुश्किल है। जो मोहम्मद मुकबर जिनका जिक्र अभी हुआ, वो भी आयतुल्ला खमेनी के बहुत नज़दीकी हैं और इनफैक्ट हेड ऑफ जुडिशरी भी हैं, तो बहुत ही पावरफुल पोजीशन रहा है उनका ईरानियन पॉलिटिक्स में। तो अब जाहिर बात है वो नेक्स्ट इन लाइन है, आफ्टर इब्राहिम रईसी वो प्रेसिडेंट बनेंगे। तो इनकी तरफ से जो है रेजीम में, गवर्नेंस में कुछ चेंजेस नहीं आने वाले। जी बिल्कुल, देखिए गवर्नेंस में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। वहीं जनता से भी ये कहा गया है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद अली शाह सर, मैं आपका एक बार फिर से रुख करना चाहूँगी। कुछ मुझे लगता है कुछ तकनीकी खामी आ रही है जिसकी वजह से आपकी आवाज़ बार बार हम तक नहीं पहुँच पा रही है। और ये सवाल मैंने याना से भी किया कि अजरबैजान का इजराइल के साथ जिस तरह से इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन है, क्या लगता है इसे जोड़ा जा रहा है इस हादसे से लेकर? आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? बिल्कुल सही समझाया कि अजरबैजान मुल्क उनके पड़ोस में मिला जुला हुआ है और अजरबैजान ईस्ट प्रोविंस है जो कि ईरान के आती है। और मैं क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले अजरबैजान था, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि देखिए वहां को जिस अजरबैजान ईस्ट का जो प्रोविंस है, जो जहाँ पे ये वो पहाड़ी इलाका है,
और वो वहाँ मौसम बदलता है। जी। अब बात ऐसी है कि क्या ईरान और अजरबैजान के जो रिश्ते हैं, ठीक है, अजरबैजान की दोस्ती दोनों मुल्क से है। अजरबैजान बेसिकली मुस्लिम डोमिनेटेड मुल्क है, लेकिन अपने आप इस्लामिक नेशन नहीं बोलता है। वो एक तरीके का जो विचारधारा है उनकी, वो बहुत ब्रॉड माइंडेड है। वो यूरोपियन की तरफ को की लीनिंग्स है अजरबैजान मुल्क के। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बिल्कुल लॉ हो या इस्लामिक कंट्री हो जी। और ईरान जो है एक कट्टर मुल्क है। हाँ। वहाँ पे उनकी जैसे अयतुल्लाह खमीनी के 1970s की बात हूँ मैं आपको, जब पहले शाह ईरान वहाँ मौजूद थे, तब इनकी बहुत वेस्टर्न पक्ष को ये लोग थे, इनकी फिलॉसफी बहुत वेस्टर्न पक्ष की थी। उसके बाद जब खमीनी का वहाँ पे रिजीम आया, उसके बाद इनकी विचारधारा की सोच काफी कंजर्वेटिव हो गई। बिल्कुल मेजर साहब, देखिए कट्टरपंथी छवि रही है जो किसी को पसंद थी और किसी को नहीं पसंद थी। आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए और साथ ही ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया करूंगी मैं। याना, आपने दोनों मेहमानों को सुना और जिस तरह से परिप्रेक्ष्य बदलने वाले आने वक्त में वो भी हमने सुना, लेकिन जिस तरह से लगातार ये लग रहा है कि क्या आने वाले वक्त में साजिश का खुलासा हो सकता है या फिर खराब मौसम ही वजह होगी इस पूरे दुर्घटना की। ज्यादातर ऐसे सिचुएशंस में स्वाति, आप भी जानती हैं कि साजिश का खुलासा नहीं होने वाला, ये सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन बन के रह जाएंगी। मगर सोचने वाली बात है कि क्यों इससे पहले कि रेस्क्यू टीम वहाँ पहुंचे और अपना बयान दे, उससे पहले ही अमेरिका में क्यों इस तरह की मीटिंग्स चल रही थी जहाँ पे प्रेस को तैयार किया जा रहा था ये बोलने के लिए कि प्रेसिडेंट रईसी गुजर चुके हैं। ये पहले से ही अमेरिका को किस तरह पता था। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें सोचने की ज़रूरत है, इस पर हमें नज़र डालने की ज़रूरत है। अमेरिका वो देश है जिसको इंडिया और ईरान के बढ़ते रिश्ते से भी प्रॉब्लम हो रही थी। जो भी मुल्क ईरान के साथ अच्छे रिश्ते कायम करना चाहता है उसको इनडायरेक्टली वार्निंग मिल जाती है अमेरिका से। बिल्कुल याना, देखिए महत्वपूर्ण बातें आपने हम तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ी जानकारी ये दर्शकों को दे दे कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है इस दुर्घटना में, साथ ही विदेश मंत्री की भी मौत हो गई है। कुछ अन्य लोग भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे जिनकी मौत की खबर सामने निकल कर आ रही है।